गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज कॉर्नर। होप यू एंड ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम क्लास 12 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन ज्योग्राफी एंड सेकंड वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। थर्ड चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है तो वो हमें नहीं पढ़ना है। तो ये बेसिकली एक वन शॉट लेक्चर होने वाला है जिसमें हम कंप्लीट चैप्टर को कवर करेंगे विद रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। साथ के साथ जो पीपीटी या नोट्स का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहली स्लाइड पे दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स दी गई, दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो यूजुअली हम अपनी डेली लाइफ में डिफरेंट रेफरेंसेस में यूज कर रहे होते हैं, लेकिन इनके अंदर एक माइनर सा डिफरेंस होता है जिसे हम हमेशा मिसअंडरस्टूड करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो ग्रोथ के अंदर यार एक क्वांटिटेटिव चेंज होता है, यानी उसकी क्वांटिटी में कुछ चेंज हो रहा होता है और उसकी वैल्यू हमेशा न्यूट्रल होती है। वो पॉजिटिव भी हो सकती है एज वेल एज नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, सेकेंड है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव चेंज है, यानी उसकी क्वालिटी में कुछ भी चेंज होता है। ठीक है, और ये हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसका मतलब क्वालिटी हमेशा अपग्रेड ही होगी। ठीक है, तो अब काफी लोग बोलेंगे अच्छा ठीक है, तो फिर हम पॉजिटिव ग्रोथ को तो पॉजिटिव डेवलपमेंट बोल सकते हैं, लेकिन हर एक केस के अंदर नहीं बोल सकते। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज एक सिटी है, ठीक है, उसकी पॉपुलेशन 2 सालों के अंदर 1 लाख से बढ़ के 2 लाख हो गई। ठीक है, तो ग्रोथ तो हुई है, पॉजिटिव ग्रोथ हुई है क्योंकि क्वांटिटी के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन वहाँ पे कोई भी हाउसिंग फैसिलिटीज डेवलप नहीं हुई है, कोई भी बेसिक सर्विसेज डेवलप नहीं हुई है, या फिर कोई भी ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई है जिससे इवेंचुअली ह्यूमंस की लाइफ पे कोई इंपैक्ट पड़ रहा हो। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई है। अगर हुई होती है डेवलपमेंट तो हम बोल सकते थे कि ग्रोथ तो हुई है, साथ के साथ में डेवलपमेंट भी हुआ है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से हमें एक पॉइंट बहुत क्लियर होता है कि डेवलपमेंट के अंदर क्वालिटी चेंज होना नेसेसरी है। ठीक है, सेकंड पॉइंट के अंदर दिया गया है चेंजिंग मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। तो यूजुअली हम अभी तक जो डेवलपमेंट पढ़ के आए हैं, हम उसको इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ इंटरलिंक करते हैं कि जिस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा वो डेवलप होगी। लेकिन इस चैप्टर में हमें ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, यानी उन फैक्टर्स या उन एस्पेक्ट्स को पढ़ना है जिससे ह्यूमन की ग्रोथ होती है या फिर ह्यूमन डेवलप करता है। ठीक है, तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर चेंज आएगा। कैसे आएगा? जब उसको नॉलेज मिल रही है, अच्छे से उसको हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर एक्सेस मिल रहा है, उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, उसको फ्रीडम मिल रही है, तो वो कहीं ना कहीं डेवलप होगा। ठीक है, तो बेसिकली 2 प्रोफेसर्स थे, साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट थे, एक डॉक्टर महबूबुल हक और एक डॉक्टर प्रोफेसर अमृत्य सेन। उन्होंने इस ह्यूमन डेवलपमेंट के आइडिया को इन्वेंट किया था, इसके ऊपर एम्फसाइज किया था, तो उन्हीं के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं डॉक्टर महबूबुल हक क्या कहते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट एनलार्जेस पीपल्स चॉइस एंड इंप्रूव देयर लाइव्स। ठीक है, तो पहले हमारे पास शैम्पू का एक ऑप्शन होता था, लेकिन अब हमारे पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो हमारी चॉइसेस इंक्रीज हो गई है, तो अब हम अपनी सिचुएशन और अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग अपने लिए जो बेस्ट ऑप्शन है उसको चूज कर सकते हैं, जिससे इवेंचुअली हमारी लाइफ इंप्रूव होती है। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग ये था। अब बेसिकली ये चॉइसेस फिक्स नहीं होती है, ये विद टाइम चेंज होती रहती है। ठीक है, एंड इसके अंदर जो ह्यूमन बीइंग होता है वो सेंट्रल होता है डेवलपमेंट की। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को इन्वेंट किया था 1990 के अंदर, जो आज के टाइम पे यूएनडीपी यूज करती है ह्यूमन रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए, जिसे हम आगे डिटेल में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अमृत्य सेन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग इंक्रीज इन फ्रीडम का मतलब था डेवलपमेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। 2019 में आया 1 मार्क में कि आपको महबूबुल हक के अकॉर्डिंग बताना है ह्यूमन डेवलपमेंट क्या थी, तो वो हम बता सकते हैं। सिमिलरली 2021 टर्म 1 में आया है कि डॉक्टर अमृत्य सेन के अकॉर्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज इन फ्रीडम इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब हम ह्यूमन डेवलपमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिक सा गोल यही होता है ह्यूमन डेवलपमेंट के पीछे कि हमें एक ऐसी इन्वायरमेंट या एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करनी है जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग एक मीनिंगफुल लाइफ जी रहे हो। ठीक है, अब इस मीनिंगफुल लाइफ का मतलब ये नहीं है कि वो एक लंबी जिंदगी जी रहे हो, बल्कि एक ऐसी जिंदगी जिसके पीछे एक पर्पस हो, एक मीनिंग हो, उसका कुछ गोल होना चाहिए कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, खुद की डेवलपमेंट हो सकती है, कंट्री की डेवलपमेंट हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, बट he or she needs to have a goal in his or her life. ठीक है, अब ये सिचुएशन या ये इन्वायरमेंट हम कब कैसे क्रिएट करेंगे? ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें मेक श्योर करना है कि वो हेल्थ केयर को एक्सेस कर पा रहे हैं, उनकी एक हेल्दी लाइफ है ताकि वो एफिशिएंटली काम कर पा रहे हैं, वो नॉलेज गेन कर पा रहे हैं। ठीक है, और एक डिसेंट लाइफ जी पा रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें समझ में आता है, हम कैटेगराइज करते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए 3 चीज़ें बहुत नेसेसरी है। एक तो उनके पास रिसोर्सेज का एक्सेस होना चाहिए, दूसरा उनके पास अच्छी हेल्थ का एक्सेस होना चाहिए, और तीसरा उन्हें एजुकेशन का एक्सेस होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें हैं तभी एक ह्यूमन बीइंग डेवलप कर पाएगा, और उसी को हम एक्चुअल ह्यूमन डेवलपमेंट बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर एक बेसिक सा एग्जांपल दिया गया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्यों नेसेसरी है, तो क्या इंपैक्ट होता है अगर ह्यूमन डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली उनकी जो कैपेबिलिटी होती है डिसीजंस लेने की, या उनकी जो फ्रीडम होती है वो बहुत ज़्यादा लिमिट हो जाती है। अब सपोज एक लड़की है, उसने एजुकेशन ली नहीं क्योंकि उसके पेरेंट्स ने नहीं भेजा, साथ के साथ वो पुअर भी थे, गरीब भी थे, तो वो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाए। ठीक है, तो कल को जब वो बड़ी होगी तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो हमेशा किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी अपने सर्वाइवल के लिए। वो कल को बड़ी होकर कुछ भी नहीं बन सकती है। ठीक है, ना डॉक्टर बन सकती है, ना इंजीनियर बन सकती
सकती बिकॉज इसको बेसिक एजुकेशन मिला ही नहीं, ठीक है। सिमिलरली अब एक जो गरीब फैमिली है वो नहीं सोच सकती कि वो किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा पाए बिकॉज उनके पास वो मॉनेटरी फैसिलिटी है ही नहीं, ठीक है। तो ये बेसिकली उनकी कैपेबिलिटीज़ को और उनकी फ्रीडम को लिमिट कर देता है, ठीक है। तो यही होता है कि किस वजह से हो पाता है, या तो उन्हें नॉलेज नहीं मिल पाई, एजुकेशन नहीं मिल पाई, या फिर वो गरीब है, या फिर वो किसी डिस्क्रिमिनेशन कास्ट से बिलोंग करते हैं जिनके जो अपलिफ्ट नहीं हो सके, जिनकी डेवलपमेंट नहीं हो सकी, ठीक है। तो अब इसका आउटकम ये होगा कि वो एक अच्छी हेल्दी लाइफ नहीं जी रहे होंगे, ठीक है। उनको एजुकेशन ली होगी तो बेसिकली वो एक डिसेंट लाइफ नहीं जी पा रहे होंगे, ठीक है। तो बेसिकली अभी बहुत ज़रूरत है कि हमें ह्यूमन बींग्स को, सभी ह्यूमन बींग्स को हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज को इंश्योर करें ताकि उनकी कैपेबिलिटीज़ इन्हांस हो सके और उनको फ्रीडम मिल सके अपने डिसीजंस खुद लेने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो बेसिकली इसमें हमें 4 पिलर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो नेसेसरी होते हैं, दैट आर इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, एम्पावरमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। उन्हें हम 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इक्विटी से। नाम से समझ में आ रहा है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर, क्लास, जेंडर एटसेट्रा, ठीक है। तो बेसिकली इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब काफ़ी सारी जो वुमेन होती है, लड़कियाँ होती है, या फिर ऐसे बच्चे जो इकोनॉमिक वीक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उन्हें आफ्टर 8-9 के बाद उन्हें अपना स्कूल ड्रॉप आउट करना पड़ जाता है और उन्हें अपने घर वालों के साथ काम के अंदर हेल्प करना पड़ जाता है बिकॉज उनके पास पैसे नहीं होते, ठीक है। इससे इवेंचुअली प्रॉब्लम ये होगी कि जब ये बच्चे बड़े होंगे तो इनके जो करियर ऑप्शंस होंगे वो बहुत लिमिटेड होंगे, ठीक है। इन्हें किसी तरीके से अपना गुजारा करना पड़ेगा, खेती बाड़ी या किसी छोटी इंडस्ट्री के अंदर काम करके। वो उन हायर प्रोफेशंस के अंदर नहीं जा सकते बिकॉज उनको वो बेसिक नॉलेज मिली ही नहीं थी जिससे वो उनके चॉइसेस एनलार्ज होती, ठीक है। तो इसीलिए हमें मेक श्योर करना होगा कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हो। सेकेंड आता है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मतलब कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो हमें ये मेक श्योर करना होगा कि हर जनरेशन को सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हो। इसके लिए हमें ये मेक श्योर करना है कि इन्वायरमेंटल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज तीनों को ही हम बहुत ध्यान में रखते हुए, फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए यूज़ करें। उनका मिसयूज़ करना हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को लिमिट कर देगा। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि अगर कम्युनिटी आज गर्ल एजुकेशन के ऊपर फोकस नहीं करेगी तो इवेंचुअली जब ये ग्रू अप होंगी तो इनके पास करियर ऑप्शंस नहीं रहेंगे, ठीक है। इन्हें किसी ना किसी पे हमेशा डिपेंडेंट रहना पड़ेगा अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्टिविटी। तो बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्टिविटी का मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से नहीं है। यहाँ पे प्रोडक्टिविटी का को रिलेशन है हमारी ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी से। तो इसलिए हमें मेक श्योर करना होगा कि एक तो हमारी यूथ को प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिल पा रही हो, साथ के साथ बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल पा रही हो जिससे वो एफिशिएंटली काम कर सके बिकॉज इवेंचुअली पीपल आर द रियल वेल्थ ऑफ द नेशन, ठीक है। लास्ट है हमारी फोर्थ, दैट इज एम्पावरमेंट। तो एम्पावरमेंट का मतलब ही होता है पावर टू मेक आवर ओन चॉइसेस। तो जैसे हम पिछले एग्जाम्पल में पढ़ के आए कि जिन बच्चों को एजुकेशन का एक्सेस नहीं मिलता है उनकी जो चॉइसेस होती है फ्यूचर की, करियर चॉइसेस, वो बहुत ज़्यादा लिमिट हो जाती है। तो हमें मेक श्योर करना होगा कि हम इनकी फ्रीडम और कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करें बाय गुड गवर्नेंस एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज़। इसके अलावा हमें मेक श्योर करना होगा कि हम सोशली और इकोनॉमिकली जो डिसएडवांटेज ग्रुप हैं उनके ऊपर मेजर फोकस कर पा रहे हो ताकि हम उन्हें खुद के डिसीजंस खुद लेने के लिए सक्षम बना सके, ठीक है। इसके बाद 2014 में क्वेश्चन आया था 1 मार्क में कि आप कोई भी 2 पिलर्स बताने ह्यूमन डेवलपमेंट के, तो आपको सिर्फ नाम लिखना था, इसके अलावा डिफाइन करने के लिए भी आ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है 4 अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसमें बेसिकली हमें 4 अप्रोचेस पढ़नी है। उनमें सबसे पहले इनकम अप्रोच। तो ये बेसिकली डायरेक्टली लिंक्ड है इनकम से। इसका मानना ये है कि जितनी ज़्यादा इनकम होगी उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की उतनी ही ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही होगी, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आया था 2019 और 2016 में, एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम अप्रोच ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो हम इसे ईजिली डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है वेलफेयर अप्रोच। तो बेसिकली ये मानती है कि इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बींग्स है वो मेन बेनिफिशरीज या मेन टारगेट होने चाहिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा आर्ग्यू करते हैं कि गवर्नमेंट को अपना पब्लिक सेक्टर के ऊपर स्पेंडिंग इंक्रीज़ करना चाहिए। गवर्नमेंट को एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सेकेंडरी या फिर एमिनिटीज़ जैसी फैसिलिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। और यहाँ पे जो बेसिकली ह्यूमन बींग्स होते हैं वो पैसिव रेसिपेंट्स होता है, उनको आराम से बैठ के मिल रहा होता है। सो बेसिकली दे हेल्ड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बाद थर्ड आती है बेसिक नीड अप्रोच जो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO ने दी थी। तो इनके अकॉर्डिंग 6 बेसिक नीड्स होते हैं किसी भी ह्यूमन बींग की, दैट आर हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाउसिंग। और अगर किसी को भी ये 6 बेसिक नीड्स दी जा रही होती है तो उनके अकॉर्डिंग उनकी डेवलपमेंट है। तो यहाँ पे जो चॉइसेस वाला कॉन्सेप्ट हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे ये उसको इग्नोर करते हैं। एंड इनका यही मानना है कि अगर आप इन 6 बेसिक नीड्स को हर एक इंडिविजुअल तक दे पा रहे हो तो उसकी इवेंचुअली डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। 2021 का क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सी जो अप्रोच थी वो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रपोज द बेसिक नीड अप्रोच। तो ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट आती है कैपेबिलिटी अप्रोच। तो इसको बेसिकली प्रोफेसर अमृता सेन ने दिया है। इनका मानना यही है कि हमें ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करना होगा बाय गिविंग पीपल एक्सेस टू हेल्थ, एजुकेशन एंड रिसोर्सेज। ठीक है, तो थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। अभी तक हमने सबसे पहले ये पढ़ लिया कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होती है। दो प्रोफेसर्स के बारे में हमने पढ़ा, डॉक्टर महबूबुल हक एंड प्रोफेसर अमृता सेन, उनके क्या क्या आइडियाज़ थे वो हमने पढ़ लिए। फिर बेसिकली हमने ये कैटेगराइज किया कि तीन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को, दैट आर एजुकेशन, हेल्थ एंड रिसोर्सेज। उसके बाद हमने 4 पिलर्स पढ़ लिए और 4 अप्रोचेस पढ़ ली। तो अब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक क्राइटेरिया है जो हर कंट्री को बेस्ड ऑन दीज 3 की टर्म्स, हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज, रैंक करता है कंट्री को। ठीक है, अब ये जो रैंकिंग होती है 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, तो 3 एरियाज हमने पढ़े। तो अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनको ये आइडेंटिफाई करके मेजर करने के लिए यूज़ कर रहा होता है। तो हेल्थ के लिए हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जितने बच्चे बर्थ के टाइम पे बचते हैं उसको काउंट किया जाता है। सेकेंड, एजुकेशन की अगर हम बात करें तो किसी भी कंट्री का जो अडल्ट लिटरेसी रेट होता है, साथ के साथ वहाँ के ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, यानी बच्चों ने कितनों ने एनरोल किया स्कूल के अंदर, उसको कैलकुलेट करके यहाँ पे एजुकेशन का इंडिकेटर माना जाता है। थर्ड, रिसोर्सेज को हम परचेजिंग पावर US डॉलर यानी इनकम माना जाता है। ठीक है, तो इन तीनों का ही जो वेटेज होता है इस इंडेक्स के अंदर वो 1:3 होता है। और जिस भी कंट्री का स्कोर 1 से जितना ज़्यादा क्लोज आता है वो कंट्री उतनी ही ज़्यादा ग्रेटर डेवलप कर रही होती है ह्यूमन डेवलपमेंट की टर्म्स में। ठीक है, तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि ये अटेनमेंट्स पे फोकस करता है कि इन एरियाज़ के अंदर इन कंट्रीज़ ने अच्छा परफॉर्म किया है तो इनकी ह्यूमन डेवलपमेंट रेशियो हाई है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक शॉर्टकमिंग ये है कि हम इसको मोस्ट रिलायबल मेजर नहीं मान सकते, बिकॉज ये डिस्ट्रीब्यूशन को तो आइडेंटिफाई करना ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो कंट्री की अटेनमेंट्स होती है, अचीवमेंट्स होती है, उनको ही अपने इस क्राइटेरिया के अंदर रखता है, शॉर्टफॉल्स को रखता ही नहीं है। तो यहाँ पे एक और इंडेक्स आता है, दैट इज़ ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, जो बेसिकली एक नॉन इनकम मेजर है और ये शॉर्टफॉल्स को क्राइटेरिया के अंदर इंक्लूड कर रहा होता है। जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्वाइविंग टिल द एज ऑफ 40, तो ये कैलकुलेट करता है कि उस कंट्री के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो 40 साल की उम्र तक क्यों नहीं सर्वाइव कर पाए बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। इसके अलावा अडल्ट लिटरेसी रेट, इसके अलावा पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर या फिर अंडरवेट चिल्ड्रन को, ऐसे कुछ क्राइटेरियाज इसके अंदर है जो बेसिकली एक कंट्री की शॉर्टफॉल्स को मेजर करके उस कंट्री के ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंग उसको रैंक करता है। ठीक है, तो 1990 के बाद से ही यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है, दैट इज UNDP, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। वो एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है हर साल। और ये बेसिकली जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जो हमने 3 क्राइटेरिया पहले पढ़े थे, साथ के साथ ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, इन दोनों के कंपाइलेशन के साथ एक रिपोर्ट निकालता है और उसके अंदर हर कंट्री को रैंक करता है कि वो इस रैंक पे इस तरीके की डेवलपमेंट कर रही है। ठीक है, याद रखना जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था वो दिया था डॉक्टर महबूबुल हक ने। ठीक है, तो ये था हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। अब इसके बाद नेक्स्ट हम भूटान के बारे में बात करते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पे GDP होता है इंडिया के अंदर, भूटान के अंदर एक GNH होता है, विच मीन्स ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस। तो उनका मानना है कि मटेरियल प्रोग्रेस और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से जो भी हम रैंकिंग करते हैं उनको ये सही नहीं मानते हैं, बिकॉज उनका मानना ये है कि कहीं ना कहीं ये हमारे इन्वायरमेंट को, कल्चरल को और स्पिरिचुअल लाइफ को हार्म कर रहे होते हैं, रादर दे फोकस ऑन हैप्पीनेस। तो उन्होंने एक अपना खुद का इंडेक्स बना लिया, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, जिसमें वो खुद की कंट्री या खुद की कंट्री के डिफरेंट एरियाज़ को रैंक कर रहे होते हैं कि वहाँ के लोग कितने ज़्यादा खुश हैं, कितने ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है। ठीक है, तो बेसिकली GNH एनकरेज करता है लोगों को स्पिरिचुअल सोचने के लिए, नॉन मटीरियलिस्टिक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, तो इनका मानना यही है कि मटीरियल प्रोग्रेस कैन नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ हैप्पीनेस, तो इसीलिए हैप्पीनेस को ज़्यादा ऊपर मानते हैं एज कम्पेयर टू अदर इंडेक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से आता है, 2019 में आया था 3 मार्क्स के अंदर, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस इज द मेजर ऑफ द कंट्रीज प्रोग्रेस, एवेल्युएट द स्टेटमेंट। तो हमने जो भूटान का कंप्लीट पढ़ा, हम उसके 3-4 पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटरनेशनल कंपैरिजन। तो बेसिकली इस टॉपिक के अंदर हमें यही पढ़ना है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कौन सी कंट्री कहाँ पे स्टैंड करती है। ठीक है, तो अब काफ़ी लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि जो कंट्री साइज़ में जितनी ज़्यादा बड़ी है या फिर जहाँ की पर कैपिटा इनकम जितनी ज़्यादा बड़ी है वही होगी सबसे डेवलप्ड, इसको इतना डिटेल में पढ़ने वाली क्या ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है, काफ़ी बार जो छोटी कंट्रीज़ होती है इन साइज़ ऑफ स्मॉल, वो लार्जर कंट्रीज से भी ज़्यादा अच्छा कर रही होती है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सिमिलरली काफ़ी पुअर नेशंस ऐसे हैं जिन्होंने रिच नेशन से ऊपर इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर रैंक किया है। ठीक है, तो ये जो हमारा मिथ है कि कंट्री का साइज बड़ा होना चाहिए, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होनी चाहिए, दैट इज़ अ मिथ ओनली। कंट्री इनके बगैर भी ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी अच्छा कर सकती है। फॉर एग्जांपल श्रीलंका, टोरंटो और टबाको, अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ एरिया, ये इंडिया से काफ़ी छोटी है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर ये हमेशा इंडिया से ऊपर रैंक करती है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम विद इन इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं तो केरला एक ऐसा स्टेट है जिसकी पंजाब और गुजरात दोनों ही स्टेट से पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन
ह्यूमन डेवलपमेंट केरला आउटस्टैंड्स बोथ ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, इस केरला मॉडल के बारे में हमने प्लान्ड इकोनॉमी जो हमारा थर्ड चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का सेकंड बुक का उसके अंदर पढ़ा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग मॉडल है कि किस तरीके से केरला ने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर इन्वेस्ट किया, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, और इसीलिए आज केरला ज़्यादा डेवलप्ड है उन स्टेट्स से भी जिनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आया 2017 में 5 नंबर में, दैट द साइज ऑफ टेरिटरी एंड पर कैपिटा इनकम आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट। आपको एग्जांपल्स के साथ समझाना है तो हम इजीली समझा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। तो बेसिकली ये 2 टेबल्स दी हुई है, अपनी बुक में भी देख लेना। तो यहाँ पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट के बेसिस पे जो कंट्रीज होती है उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होती है वेरी हाई, जिनकी रैंक 0.800 से ऊपर होती है, ऐसी 59 कंट्रीज है फिलहाल टाइम पे। सेकेंड होता है हाई, जिनकी जो स्कोर होता है दैट इज बिटवीन 0.701 टू 0.799, फिलहाल टाइम पे ऐसी 53 कंट्रीज है। सिमिलरली मीडियम का अगर हम देखते हैं तो दैट इज 0.550 टू 0.770, ऐसी 39 कंट्रीज है। और लो रैंक के अंदर फिलहाल 38 कंट्रीज है। ठीक है, इसको अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है कि वो हाई हैं या मीडियम वाले ग्रुप में आती हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। उससे पहले एक और चार्ट दिया गया है जिसके अंदर टॉप 10 रैंक कंट्रीज दी हुई है, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। एक बार इसको ऊपर ऊपर से देख लेना क्योंकि क्वेश्चन आते हैं MCQ के अंदर आने के चांसेस होते हैं, तो एक थोड़ा सा रफ आइडिया रहेगा तो हमारे लिए ही बेटर रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी कंट्रीज है जिन कंट्रीज़ के अंदर हाई लेवल ये जो डेवलपमेंटल ग्रोथ आया है रेशियो के अंदर, रैंकिंग में वो हाई लेवल में आती है। तो ऐसी 53 कंट्रीज़ है, तो वहाँ की कंडीशन देखते हैं। तो बेसिकली ये वो कंट्रीज़ है जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट किया है, यानी कि लोगों को एजुकेट करने में उनकी हेल्थ केयर फैसिलिटी जो थी ये गवर्नमेंट की हमेशा प्रायोरिटी रही है। तो गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्हीं स्कीम्स में लगाया है। साथ के साथ यहाँ पे लेस सोशल डाइवर्सिटी है, इसलिए यहाँ पे कोई भी रीजनल कन्फ्लिक्ट नहीं है, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं हुई, तो ये इनके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। और ये कंट्रीज़ वो हैं जो ज़्यादातर फॉर्मल इंपीरियल पावर रही है, जैसे यूरोपियन नेशंस हो गए। तो ये आ गई हमारी हाई लेवल के अंदर। ठीक है, सेकंड आता है मीडियम लेवल के अंदर जिसके अंदर 39 कंट्रीज़ है। तो काफ़ी सारी इनमें से ऐसी कंट्रीज़ है जो आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड इंडिपेंडेंस मिली थी या फिर USSR से डिसइंटीग्रेट होने के बाद आफ्टर 1992 ये एग्जिस्टेंस में आई थी। तो बेसिकली इन्होंने काफ़ी सारी पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया एंड इन्होंने ट्राई किया कि ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन को रिड्यूस कर सके, क्योंकि यहाँ पे हाई सोशल डाइवर्सिटी है। ठीक है, इसी वजह से फ्रॉम टाइम टू टाइम काफ़ी कंट्रीज़ को पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड सोशल क्राइसिस को फेस करना पड़ा था। लेकिन आफ्टर जब ये इनसे फिगर आउट कर लेती है, वहाँ की पॉपुलेशन अर्बनाइज्ड हो जाती है, लिटरेट हो जाती है, तब ये एक इस मीडियम वाली स्केल के अंदर आ गई है। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने पास्ट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें देखी है, लेकिन धीरे धीरे पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज़ के साथ इन्होंने डेवलपमेंट करके मीडियम लेवल में आ गई है। इसके बाद लो लेवल के अंदर आती है 38 कंट्रीज़। तो ये जो कंट्रीज़ होती है इनका साइज़ जो होता है वो रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है। ठीक है, साथ के साथ यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल टर्मोइल हो रहे होते हैं, इंस्टेबिलिटी होती है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी मेजर डाइवर्सिफिकेशन है, रिलीजियस बेसिस पे कुछ कन्फ्लिक्ट हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे फेमाइन, वॉर या डिजीज़ जैसी प्रॉब्लम बनी रहती है, जिससे इवेंचुअली इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। तो बेसिकली अभी बहुत अर्जेंट नीड है ऐसी कंट्रीज़ के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट के इशूज़ को एड्रेस करने की। ठीक है, तो 2017 में क्वेश्चन आया था 5 मार्क में, व्हाट इज मेंट बाय ह्यूमन डेवलपमेंट एंड क्लासिफाई कंट्रीज इनटू 4 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो हम उनको बता सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली एक और क्वेश्चन आया था 2021 टर्म 1 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कम्स अंडर मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इंडिया इज़ द राइट आंसर, बिकॉज नॉर्वे, कनाडा एंड सिंगापुर जो थी ये वेरी हाई के अंदर आती थी। ठीक है, अब की लर्निंग्स बेसिकली हम ये बोल सकते हैं इस चैप्टर से हम ये सीखा है। तो पहले एक बार थोड़ा सा समराइज मैं ऑलरेडी बीच में कर चुकी हूँ। अभी जो लास्ट के हमने 2 टॉपिक्स पढ़े हैं उससे हम ये समराइज़ कर सकते हैं कि जो कंट्रीज़ जिनके अंदर हाई ह्यूमन डेवलपमेंट में रैंक कर रही है उसका एक मेजर रीज़न ये है कि क्योंकि इनके अंदर पॉलिटिकल टर्मोइल इतनी ज़्यादा नहीं है, इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने रैदर देन स्पेंडिंग मोर मनी इन डिफेंस उन्होंने वहाँ के सोशल सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट किया, जिससे इवेंचुअली उनकी पॉपुलेशन एजुकेट हुई, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी रही और उनकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ी। ठीक है, लेकिन लो ह्यूमन डेवलपमेंट वाली कंट्रीज़ के अंदर सोशल गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाती है, बिकॉज वहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रहती है, रिलीजियस बेस पे कन्फ्लिक्ट रहती है, इसीलिए उसका जो पैसा होता है ज़्यादातर वो डिफेंस सेक्टर के अंदर जा रहा होता है, जिससे इवेंचुअली उनकी डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। ठीक है, तो हमें बस यही होप करना है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो जल्दी से जल्दी इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या फिर रिलीजियस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सके, ताकि जो पैसा वो डिफेंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सोशल सेक्टर में इन्वेस्ट कर सके और ह्यूमन डेवलपमेंट वहाँ पर भी हो सके। ठीक है, सो या हैज़ हाउ वी केम टू द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो। मेक श्योर आप चैनल पे बाकी वीडियोज़ को चेक कर रहे हो, बाकी सारी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट, बाय बाय।